नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्टेट पाठशाला पर। आज की क्लास में हम लोग अपने प्रैक्टिस सेशन नंबर सेकंड को लेके आए हैं। हम लोग प्रैक्टिस सेशन 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नए देखे हों या फिर आप लोग नए हो हमारे चैनल पे तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। इससे आप लोगों को आपके होने वाले आगामी परीक्षाओं में मैथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस पर सेकंड के क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, प्रैक्टिस सेट हमारा दूसरा है और सवाल नंबर हमारा पहला है। आप लोग जुड़ चुके हैं हमसे एस्टेट पाठशाला पर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर पहले को। दो संख्याओं का योग 60 है तथा उनका अंतर 50 है, तो पहली संख्या क्या होगी? देखो, दो संख्याएं हैं जिनका योग कितना दिया हुआ है हमारा 60 है और उनका अंतर 50 है। यानी कि अगर मैं एक संख्या को x मान लूं और एक संख्या को y मान लूं, दो संख्या थी, एक संख्या x एक संख्या y। कहा है अगर इन दोनों को आप योग कर दो इन दोनों का तो ये बराबर कितने के? 60 के। यही कहा है, इन दोनों का योग 60 है और इनका अंतर 50 है। यानी कि अगर मैं x में से y को घटा दूं, अंतर कर दूं, तो ये कितना है? 50 है। ये कितना है? 50 है। तो पहली संख्या क्या होगी? हमसे पहली संख्या पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे ना। अब देखो, अब आपके पास ये समीकरण नंबर 1 बन गया और ये समीकरण नंबर हमारा 2 बन गया। क्लियर है ना? इन्हीं को मैं क्या करता हूँ ना, दोनों को मैं जोड़ लेता हूँ। जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो ये x और x 2x हो जाएगा। x और x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक, देखो ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई, ये तो दोनों कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? और ये 60 और 50, 60 और 50 बराबर कितना हो जाएगा? 110। 60 और 50 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 110। यानी कि 2x बराबर 110। तो यहाँ से x बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 110/2। और 110/2 का क्या मतलब है? 110 को आप जब 2 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? 55। यानी कि 55 दूना कितना होता है? 110। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 55। कितना हो गया ये? 55। तो हमारा इस सवाल का जो उत्तर बना, पहली संख्या हमारी क्या आ गई? 55। अगर दूसरी संख्या हमसे पूछा होता तो हम लोग x का मान चाहे 1 में चाहे 2 में रख के y को भी निकाल लेते। क्लियर है ये बात? अगर ऐसे सवाल आएगा तो अब आप लोग इसको कर ले जाओगे। सवाल नंबर अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। तो हो गया 2 नंबर का सवाल। एक दुकानदार सामान बेचते समय, तो बेचते कर लेना, बेचने नहीं, सामान बेचते समय क्या कर रहा है? 30% की बेईमानी करता है तथा खरीदते समय या 20% की बेईमानी करता है। उसका लाभ परसेंट क्या होगा? जैसे मैं आपको बताऊं, आप लोग कोई सामान खरीदने गए, ठीक है ना, आपने 30% की बेईमानी कर ली, यानी कि आप 30% ज्यादा सामान लेके चले आए। दुकानदार से आपने धोखा करके 30% ज्यादा सामान लेके चले आए। उसके बाद अब जब आप अपने सामान को बेच रहे हैं, फिर उसको 20% की और बेईमानी कर रहे हैं बेचने में भी। यानी कि आपने दो बार, एक बार तो आप जब सामान बेचते थे तो 30% की बेईमानी की, और दूसरी बार जब आप सामान पहले खरीद के लेके आए थे तो आपने 20% सामान ज्यादा लेके चला आया था, उसको धोखा देके, और फिर अपने कस्टमर को भी धोखा दे रहे हैं। यानी कि आप दो दो बार लाभ कमा रहे हैं। अगर आप दो दो बार लाभ कमा रहे हैं, अगर ऐसा हमारा सवाल आएगा आपसे, अगर ओवरऑल लाभ परसेंट पूछे तो देखो, लाभ प्रतिशत बराबर आप लोगों को हमने एक सूत्र बताया था, क्या? x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बाई 100। ये हमने आप लोगों को सूत्र बताया था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। इसी को लगा देना, ठीक है ना, इसी को लगा लेना। देखो, अब इसी को लगा लोगे, आप इसको x मान लेना और इसको y मान लेना। आप इसी पे वैल्यू रख दो, वैल्यू रख दो यहीं पे। x का मान है 30 प्लस y का मान है कितना? y का मान है 20 प्लस x का मान है 30 गुणे y का मान है 20 और बटा क्या है? 100 है। बटा हमने क्या कर दिया? 100 कर दिया। अब देखिए, जो कट रहा है उसको काट लो, एक जीरो दो जीरो, एक जीरो दो जीरो ऊपर नीचे कट गया। ये 30 20 हो गया 50, ये हमारा हो गया 50 और प्लस 3 और 2 का गुणा क्या हो गया? 6। यानी कि 50 और 6 हमारा कितना आ गया? 56%।
दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ हो रहा है ओवरऑल, तो ओवरऑल उसको 56% का लाभ हो रहा है। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप लोगों को, क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। तो दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ हुआ, 56% का। आगे बढ़े अगले सवाल पे। सवाल नंबर सेकंड पे हम लोग हो गए, हमारे थर्ड पे आ जाते हैं। संख्या 137 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग, अब देखो 137 में हमने कहा कौन सी संख्या जोड़ी जाए। आपको पता है 137 के बाद 144 आता है जो पूर्ण वर्ग संख्या होता है, 12 का वर्ग होता है। 144 हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो हमें यानी कि 144 तक जाना है। तो अगर 137 हमारे पास है और हमें पता है पूर्ण वर्ग संख्या हमारी 144 है, तो इसमें आप क्या जोड़ोगे कि 144 हो जाए। तो आप कहोगे सर इसमें हम लोग प्लस जोड़ देते हैं, कितना प्लस क्या जोड़ देता हूँ, क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें, इसमें प्लस हम कर देते हैं कितना, 37 से 44 जाना यानी कि हमें 7 जोड़ना पड़ेगा। यही अगर मैं 7 जोड़ दूंगा तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यानी कि आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर। क्लियर है ये बात, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर बन जाएगा। आगे बढ़े अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर चौथा है, 0.07 गुणे 0.04 का मूल्य क्या होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा। अब देखो 0.07, 0.07 और गुणे 0.04, इसका मान आपको बताना है। इसका मान आपको बताना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो दशमलव लगेगा वो 1 2 3 4 अंक बाद लगेगा। जहां 4 अंक से कम बार होगा या ज्यादा बार होगा उसको हम लोग काट देंगे, क्योंकि हमारा दशमलव हमेशा 4 अंक बाद ही लगेगा। तो देखो ये तो आपका होगा नहीं, ये भी आपका नहीं होगा। इसमें 1 2 3 4 5 अंक बाद लगा है, 5 अंक पहले लगा, ये भी नहीं होगा। हमारा 4 अंक पहले ही लगेगा। कितने अंक पहले, 4 अंक पहले। 4 अंक पहले कहाँ पे लगा, 1 2, वाला आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा हो तो आप यहाँ से गुणा कर लीजिए। 4 7 28, 28 के 8 हासिल 2, 4 0 0। क्लियर है, जीरो का 7 में गुणा किया, जीरो हुआ, जीरो का जीरो में गुणा किया। अब देखो ये हो गया हमारा 8, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 0। लेकिन अभी हमें दशमलव लगाना है 1 2 3 4 अंक बाद, तो हमें एक जीरो और लगाना पड़ेगा। पहले हम लोग लगाएंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं, ये बात क्लियर हो रही है। तो ये हमारा बनेगा आंसर, यानी कि पहला ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, उत्तर। बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 5 पे। निकटतम 100 तक सन्निकटित करने पर संख्या 2967 क्या है। देखो निकटतम 100 तक सन्निकटित करना है हमें, यानी कि ऐसी संख्या ढूंढना है जो 100 के निकटतम हो, यानी कि 100 के मल्टीपल हो में, जिसमें लास्ट में डबल जीरो हो। इसके निकट 2967 के निकट ऐसी संख्या जिसमें लास्ट में डबल जीरो हो, या कहा है निकटतम 100 में जाना है, हमें निकटतम 100 में जाना है, जाना है निकटतम 100 में। अब देखो जब निकटतम 100 में हम लोग सन्निकटित मान को ढूंढेंगे इसके, देखो ये 2960 तो होगा नहीं, ये 100 में है नहीं, ये भी नहीं है, नहीं की हो गया। अब देखो या तो हमारा 2000 होगा, या तो निकटतम कौन है, 2900 के निकटतम 2000 है कि 2900 के निकटतम 3000 है। तो निकट हमारा पता है 2900 के 3000 है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। सही है ना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्या लिखा गया है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। हानि प्रतिशत बराबर लाभ बटा विक्रय मूल्य गुणे 100। ये तो होता नहीं है। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। हमेशा नीचे क्रय मूल्य होता है, जहां जहां विक्रय मूल्य होगा उसे हम लोग आंख बंद करके काट देंगे। जहां भी विक्रय मूल्य होगा, नीचे नीचे कभी विक्रय मूल्य नहीं होता, नीचे हमेशा क्रय मूल्य होता है, ये भी नहीं होगा। लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणे 100 और बटा क्रय मूल्य, यही आपका सही है, और नानाबदेज भी नहीं। लाभ परसेंट बराबर हमारा होता है प्रॉफिट परसेंट इक्वल, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। सीपी मतलब क्या, क्रय मूल्य। और लॉस परसेंट हमारा क्या होता है, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस इंटू 100, यानी कि हानि गुणे 100 बटा
सीपी यहाँ भी होता है, सीपी यहाँ भी होता है, हमेशा क्रय मूल्य से ही तुलना करके हम लोग लाभ या हानि को ज्ञात करते हैं। सही है, आगे बढ़े, सवाल नंबर 8 पे आते हैं, सॉरी सवाल नंबर 7 पे आते हैं। 632 धन 8 माइनस 64 का सरलीकृत मान क्या है? अब देखो सबसे पहले आप क्या करना ना, 632 में 8 को जोड़, 632 8 कितना हो जाएगा 640, और 640 में से आप पहले 60 घटा लेना, तो 640 में से 40 तो आगे वाला घटेगा, 600 में से 20 अभी और घटाना है 60 कम करने के लिए, तो 580 हो जाएगा। लेकिन अभी 4 और कम करना, ये 64 है, 580 में से 4 और कम करोगे तो 576 हो जाएगा। 576, यानी कि 576 हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कहने का अच्छा तरीका यही है। क्लियर हो गई ये बात, आगे बढ़े, अगले सवाल पे आ जाते हैं, सवाल नंबर 8 पे। यदि 20 कलमों की कीमत 240 है तो 9 कलमों की कीमत क्या है? अब देखो 20 कलम की कीमत 240 है, 20 पेन, 20 पेन का मूल्य कितना है, जब मैं ऐसे लिख देता हूँ 20 पेन का मूल्य कितना है 240 है। तो यहाँ से अगर मैं एक पेन का मूल्य निकालूं तो क्या हो जाएगा, 240 बटा 20 हो जाएगा। भाई एक पेन का मूल्य आप निकालोगे तो 240 बटा 20 हो जाएगा, यानी कि एक जीरो से जीरो कट गया, और 24 2 से कितनी बार में कट गया, 12 बार में, 12 आ गया। यानी कि एक कलम का मूल्य 12 रुपए, तो हमसे 9 कलम का पूछा है, तो 9 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 9 कलम का मूल्य 12 गुणे 9 हो जाएगा, 12 गुणे 9 बराबर 100, यानी कि 108 रुपए हमारा उत्तर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? हमने कहा कि 20 कलम का मूल्य 240 दिया था, तो एक कलम का मूल्य कैसे पता चलेगा, जब कुल मूल्य में हम लोग कलमों की संख्या से भाग दे देंगे। तो 240 में हमने 20 से भाग दे दिया, हमें पता चल गया एक कलम 12 रुपए की है। अगर एक 12 रुपए की 9 कितने की है, 9 गुणे 12 हो जाएगा, 12 नंबर 108 हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और इसका आंसर बताइए हमें तुरंत। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर, दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, यदि उनका लासा 36 है तथा मासा 6 है तो वो संख्याएं हैं, क्या है? देखो दो संख्याओं का 2:3 का अनुपात है, लासा 36 मासा 6, तो वो संख्या 2:3 का अनुपात है। अगर मैं इसका देखो, इसको मैं मान सकता हूं पहली संख्या को 2x और दूसरी को क्या 3x मान सकता हूं। तो अगर मैं इसका HCF निकालूं, HCF इसका क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन होगा, तो दोनों में क्या है, x है, दोनों में यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यानी कि HCF बराबर क्या हो जाएगा हमारा x। HCF तो हमारा x आ गया। अगर मैं LCM निकालूं, LCM, LCM बराबर, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम होता है जो कॉमन हो उसको लेते हैं, प्लस जो नहीं कॉमन रहता उन सबको ले लेते हैं। तो कॉमन तो हमारा एक्स है, गुणे 2 है, गुणे, यानी कि ये बराबर क्या हमारा 3 दूनी 6, एलसीएम 6x है, एचसीएफ x है। और x की वैल्यू हमें पता है, x की वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, अच्छा आप लोग x की वैल्यू तो यहाँ से हमें पता चल गया, आगे करना ही नहीं, तो x बराबर हमारा 6 दिया हुआ है, x की वैल्यू हमें 6 दिया हुआ है। तो अगर x की वैल्यू हमें 6 दिया हुआ है, फिलहाल हमें लासा मासा तो दिया ही गया था, तो अब तो हमारी संख्या पता चल जाएगी यहीं से। अगर मुझे लासा ना भी दिया होता, लासा या मासा में से अगर कोई एक ही चीज दे, अगर हमें लासा या मासा में से कोई एक भी चीज दिया होता तो भी मैं दोनों संख्याओं को आराम से निकाल लेता, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ दोनों दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एचसीएफ की बात करूँ, एचसीएफ हमारा एक्स बराबर 6 आ गया, तो अगर एक्स का मान 6 आ गया तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 2x, 2x का मान 2 गुणे 6 यानी कि 12 हो गया, और 3x का मान कितना हो जाएगा, 3 गुणे 6 यानी कि 18 हो गया। तो हमारी संख्या 12 और 18 हो जाएगी, 12 और 18 होगी, ध्यान देना 18 12 नहीं, 12 और 18 होगी, ठीक है ना। क्लियर हो गई ये बात, तो मतलब हमें एलसीएम की कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर मुझे ये एलसीएम ना भी दिया होता ना, अगर हमें ये एलसीएम ना भी दिया होता तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तब भी निकाल लेता, सिर्फ एचसीएफ से, सिर्फ एचसीएफ का यूज करके हम लोग निकाल लेते। आगे आते हैं सवाल नंबर 10 पे। 162.16 बटा 20.27। अब देखो 162
162.16 बटा 20.2, ऐसे भाग देना है, बटा लगा है। देखिए हमें एक चीज ये समझना है, हमें एक चीज ये समझना है कि जैसे अगर दो अंक बाद यहाँ भी दशमलव है, यहाँ भी दो अंक बाद है, तो मैं अगर दशमलव को हटा दूं ना तो भी फर्क नहीं। अगर मैं दशमलव को दोनों में से हटा दूं, इसको कह दूं 16,216 और इसको कह दूं 2027, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने ऊपर अंक और नीचे समान अंक पे दशमलव लगाता हटा दिया। अब देखो, अब देखो, हमारा उत्तर पूरा पूरा अंक आ रहा है, दशमलव में नहीं है, इसका मतलब इससे ये पूरी पूरी कट रही है। इससे अगर पूरी पूरी कट रही है तो मतलब लास्ट में 7 का भाग इसी में जाएगा, लास्ट में 7 का भाग इसी 6 में जाएगा। तो 7 का भाग जब हम लोग ऐसी, तो भाई 7 का भाग 6 में जा रहा है, यानी कि हम लोग ये देखते हैं कि 7 का भाग 6 में जाने पे क्या आता है। जैसे क्या क्या रहने पे 7 का भाग 6 में चला जाता है, या तो 56 रहता है तो 7 का भाग चला जाता है, और क्या रहता है, लास्ट में 6 रहने पे अगर 56 रहता है तो 7 का भाग चला जाता है 8 बार में, 7 8 56, तो लास्ट में 8 आ जाता है, लास्ट में 8 आ जाता है। इसका मतलब इसके इकाई अंक पे 8 ही आएगा, इसके इकाई अंक पे 8 आएगा, तो इकाई अंक पे ना तो यहाँ 8 है, ना तो यहाँ 8 है, ना तो यहाँ 8 है, केवल इसी में हमारा उत्तर बन जाएगा बिना भाग दिए। कैसे? हमने कहा अगर लास्ट में 6 है तो 7 का भाग आप 6 में दोगे, तो अगर ये पूरा पूरा कट रहा है तो मतलब यहाँ पे कोई ऐसा अंक आएगा जिसके लास्ट में 6 होगा और 7 से पूरा पूरा कट रहा हो। तो हमें पता है ऐसा अंक 56 होता है, 56 ही ऐसा अंक होता है जो लास्ट में 6 भी आता है और 7 से कटता है। तो 56 7 से 8 बार में कटता है, इसका मतलब यहाँ पे अगर 56 बनेगा तो लास्ट में 8 बार ही कटेगा, लास्ट में 8 ही आएगा, लास्ट में 8 इसी में। आप वैसे भी काट सकते हो, पहले 2000 से 16,000 में भाग देना, 8,000 बार, 8 बार चला जाएगा। 2000 से 16,000 में आप भाग दोगे, 8 बार में ये कट गया, और 216 में अगर आप 27 का भाग दोगे तो ये भी 8 बार में कट जाएगा, 8 बार में। तो इसका मतलब पूरे का उत्तर ही क्या आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा। सही है ना? ये सब सवाल करने के तरीके हैं जो आपको समझना पड़ेगा, तभी सवाल जल्दी से हो पाएगा और सारा क्वेश्चन। यदि 3.003 और 2.050 के अंतर को उनके योग में जोड़ा जाए तो परिणामी प्राप्त होता है। पहले इन दोनों का अंतर और फिर इन दोनों का योग और फिर इन दोनों को आपस में जोड़, इन दोनों का अगर मैं अंतर लूं, अंतर अंतर इनका कितना आएगा, अंतर इनका क्या हो जाएगा, घटा लो, बड़ी वाली में से छोटी वाली को देखो, 3 में से 0 गया, कितना हुआ लास्ट में 3, 0 में से 5 जाएगा नहीं तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 क्या हो जाएगा, कितना, है ना। अब यहाँ पे बचा हमारा 9, 9 में से 0 गया तो हो गया ये 9, दशमलव लगा है, अब दशमलव लगा ले, यहाँ पे क्या बचा 2, और 2 में से 0 2 गया, कितना बचा 0, यानी कि घटाने पे तो आ गया 0.953। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर इन दोनों को क्या करूं, जोड़, अब मैं इन दोनों को क्या करता हूं ना, मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूं, जोड़ने पर देखते हैं जोड़ने पर क्या आएगा। इन दोनों को जोड़ लो, आप जोड़ोगे तो 0 में 3 जुड़ेगा, क्या हो जाएगा 3, इसके बाद 5 में 0 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 5, इसके बाद क्या है यहाँ पे 0 और 0 जुड़ेगा तो हो जाएगा 0, और उसके बाद क्या है 2 और 3 जुड़ेगा तो हो जाएगा 5, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, 5.053। अब 5.053 में हमें 0.953 जोड़ना है, 0.953 जोड़ना है। देखो, तो दोनों को जब आप अब इन दोनों को जोड़ोगे, सवाल में भाई ऐसा ही कहा है, तो इन दोनों को आप जोड़ो, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 3 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा हमारा, 5 और 5 10, 10 के 0 रिमाइंडर हमारा 1 बचा, 9 1 10, 10 के 0 से हमारा 1 बचा, दशमलव दशमलव लगा दिया, 5 और 0 5, 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि हमारा उत्तर क्या बना, 6.006। आपका ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा, सही आंसर बन। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही हैं, सही है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि के कितने परसेंट होगा। अब देखो, अर्धव्यास दिया है, अगर 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास दिया है ना,
अर्धव्यास मतलब त्रिज्या होता है। अर्धव्यास मतलब व्यास का आधा और व्यास की आधी त्रिज्या होती है। अब इसको भी आधा मत करने लग जाना व्यास देखते ही। व्यास मतलब त्रिज्या का 2 गुना, लेकिन अर्धव्यास मतलब त्रिज्या ही होता है, ठीक है ना, इसको ध्यान देना। अगर हमें पूछा क्षेत्रफल, अर्धव्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का कितने परसेंट है। क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर अनुपात है। हम दोनों का अनुपात बना लेते हैं ना, हमें परसेंट बताना है। परिधि, परिधि क्या होती है, परिधि होती है वृत्त की 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है, ये होता है। अब दोनों में जो कट रहा हो काट लो, जैसे पाई से पाई कटेगा, इस आर से ये आर स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि आर अनुपात 2 बचा। आर का मान 5 है, तो यानी कि ये 5:2, 5:2 के अनुपात में क्षेत्रफल और परिधि 5:2 के अनुपात में है। तो पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल परिधि के कितने परसेंट के बराबर होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल है हमारा 5, तुलना किससे किया गया है, 2 से, परिधि से, परसेंट बनाने के लिए 100 से। अब 2 से ये 100 कटेगा कितनी बार, 50 बार में, 50 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा, 250, 250%। यानी कि जो हमारा सही आंसर बनेगा वो कितना परसेंट हो जाएगा, तो 50%। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होगा, उत्तर बन जाएगा। में आ रही चीजें, अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही है तो आप चैनल को हमारा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 पे, सॉरी 13 पे। दो संख्याओं का अंतर उन उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो, अच्छा, छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या हम लोग, हमें पता नहीं है, बड़ी संख्या में x मान लेते हैं। बड़ी संख्या x है माइनस छोटी संख्या 20 है। दो संख्याओं का अंतर यानी कि बड़ी में से छोटी घटाने पर बड़ी संख्या के बराबर, बड़ी संख्या हमारी x है, x के 20% के बराबर है। 20% का क्या मतलब है, 20/100। 20% का क्या मतलब है, 20/100। तो हमें बड़ी संख्या बतानी, यानी इस x का मान निकालना है, निकल जाएगा। अब तो निकल जाएगा। सवाल में क्या कहा था, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। चलो ठीक है, आगे लिखा था यदि छोटी संख्या 20 हो। हमें एक संख्या पता चल गई छोटी वाली, हमें बड़ी केवल बताना है। अगर छोटी संख्या 20 है तो हमने बड़ी को x मान लिया। अगर बड़ी को x मान लिया, सवाल में शुरू में कहा था दोनों संख्याओं का अंतर, यानी कि बड़ी में से छोटी को घटाएं तो ये किसके बराबर हो रहा है, बड़ी संख्या के 20% के बराबर। बड़ी संख्या x के 20% के बराबर। यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 और 20, ये तो आपका बन गया 1/5। यानी कि ये x/5 हो गया, ये x है तो x/5 को मैं इधर लाऊंगा तो x माइनस x/5, ये बराबर हो जाएगा 20 उधर चला जाएगा तो -20 इधर +20 हो जाएगा। अब बटा 1 करके जब आप हल करोगे तो 5x माइनस x यानी कि 4x, 4x और बराबर ये बटा 5 बराबर कितना हो जाएगा, 20। 4x/5 बराबर 20। अब देखो ऐसे हम लोग काट लेते हैं, इस 4 से ये 20 कटेगा, बटा 1 कर लो, तिरछा गुणा आप करोगे, या तिरछा गुणा पहले कर लो या बाद में कर लेना। पहले मैं 4 से इसको 20 काटूंगा 5 बार में। अब तिरछा गुणा करूंगा, 5 का गुणा 5 में, 1 का गुणा x में, तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, 5×25। यानी कि हमारी बड़ी संख्या जो है वो कितनी है, 25 है। हमसे बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या हमारी क्या निकल के आ गई, 25। क्लियर है, समझ में आ रही है चीजें। चलो आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन का हमारे आंसर क्या हो गया, 20 हो गया, सॉरी 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। 75.432 धन 14 का मान क्या होगा। अब इस 14 को यहाँ पे मत जोड़ने लग जाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। हम इसको कैसे जोड़ते हैं, देखो, भाग रहे हो, किया है 75.4, इसमें हमें जोड़ना है 14, तो हम इस 14 को यहाँ जोड़ेंगे, 0.00 लगा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये जोड़ने का काम ऐसे होता है। तो हम लोग यहाँ से पीछे से मत जोड़ना, क्योंकि यहाँ पे दशमलव नहीं लगा है, तो इसको हम लोग दशमलव जो नहीं लगा है उसमें, ये हो जाएगा 2, जाएगा हमारा 3, जाएगा 4, दशमलव लग गया, 5 4 9 और 7 और 1 8 हो गया, यानी कि ये हमारा उत्तर आएगा।
ये हमारा उत्तर आएगा, जो कि हमारा किसी ऑप्शन में नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इस उत्तर को अपने, ये हमारा उत्तर हो जाएगा 89.43। 89.43 तो हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। अब देखो ये सवाल है, अच्छा क्वेश्चन आ गया ये। एक आयताकार बाग की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 2:3। एक व्यक्ति बाग के चारों ओर साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रहा है और वह चारों ओर एक चक्कर 12 मिनट में पूरा करता है। तो बताइए बाग का कुल क्षेत्रफल कितना। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रहा है, 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रहा है। तो ये बताइए, जैसे आयताकार बाग है, मैं यहाँ पे एक चित्र बना रहा हूँ, समझिए, ये आयताकार बाग है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 है ना। इसको मैं 2 मान ले रहा हूँ, तो x और इसको 3। ये सवाल में आपको दिया हुआ है 2x 3x। कहा है एक व्यक्ति बाग के चारों ओर साइकिल पर, अब चारों ओर मतलब इसी पे, इसकी परिधि पे, इसकी परिधि पे, चारों ओर का क्या मतलब है, इसकी परिधि पे, इसकी परिधि पे वो साइकिल से चल रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो उसको 12 मिनट में अगर वो यहाँ से चलना शुरू करता है, यहाँ से चलना शुरू करता है ना, तो वो ऐसे जाएगा, यहाँ, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और फिर अंत में आके यहीं पे पहुंच जा रहा है। कितने समय में, 12 मिनट लग रहा है, और चाल कितनी है उसकी, 15 है। तो हम लोग दूरी नहीं निकाल लेंगे, हमें चाल पता है, समय पता, हम लोग दूरी नहीं निकाल लेंगे। दूरी का मतलब इसकी परिधि हमें नहीं पता चल जाएगी, दूरी हमें पता नहीं चल जाएगी। डिस्टेंस देखो हमारा क्या होता है फार्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल मतलब स्पीड और समय मतलब टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। डिस्टेंस आपका हमें पता नहीं है, डिस्टेंस हमें निकालना है। इक्वल टू स्पीड आपकी दी हुई है, स्पीड आपकी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय आपका 12 मिनट है। अब देखो समय आपका मिनट में है, या तो समय को आप घंटे में बदल लो, ठीक है ना, गुणे, तो क्या करेंगे हम लोग घंटे में बदल लेंगे, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है ना, तो ये समय मिनट में नहीं लेंगे हम लोग। 12 को 60 से अगर भाग दे दें मिनट को, अगर हम लोग मिनट को 60 से भाग दे दें तो मिनट हमारा घंटे में बदल जाता है। तो हम लोग क्या कर दिए, 12/60 कर दिए, ठीक। अब देखो 15 से ये 60 कितनी बार में कटेगा, 4 बार में, और 4 से ये 12 कितनी बार में कटा, 3 बार में। यानी कि डिस्टेंस हमारा क्या आ गया, 3 किलोमीटर, यानी कि 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसका मतलब ये है कि ये जो परिधि है ये कितनी है, 3 किलोमीटर की। 3 किलोमीटर का क्या मतलब है, अगर मैं उसको मीटर में बताऊं, अगर मैं इसको मीटर में बताऊं, तो डिस्टेंस हमारा 3 किलोमीटर का क्या मतलब है, 3000 मीटर। 3000 मीटर, या तो 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, पता है ना, 3 किलोमीटर में 3000 मीटर। दूरी 3000 मीटर है, और ये 3000 मीटर इसका परिमाप है। इसका क्या है, परिमाप है। अगर इसका परिमाप है तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B। L का मतलब 2x और B का मतलब 3x। तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 2 5 दूना 10x, 10x आ गया। कुल दूरी कितनी है, 10x, 10x है, और इसी 10x की वैल्यू कितना है, 3000 मीटर। भाई परिधि कितना है, 10x है, और वो परिधि पे दूरी कितना चल रहा है, 3000। तो इसका मतलब यही 3000 मीटर के बराबर है। इसका मतलब यही कितने के बराबर है, यही बराबर है हमारा 3000 मीटर। तो यहाँ से x बराबर हमें पता चल जाएगा। x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, देखो मैं यहाँ ना लिखी, अगर 10x बराबर इतना है तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आप काट दो, 1 0 1 0, यानी कि x बराबर 300 मीटर। x बराबर अगर 300 मीटर हमारा हो गया, तो हमें क्या बताना है, अब तो लंबाई चौड़ाई पता चल गई। अगर x बराबर 300 आ गया तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हमारा 900 मीटर हो जाएगा। x बराबर 3 × 3 = 900, 900। x का मान हमारा कितना आ गया, 300 मीटर। अब ये 3x है, तो 3x मतलब 3 × 300 मतलब 900। ये 2x है, 2 × 300 यानी कि 600। ये हमारा कितना हो जाएगा, 600। हमसे क्षेत्रफल पूछा है, आपको पता है क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई।
लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है आज का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपको कितनी निकल के आई है 900, एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, एक कितना है 600 है। तो 9 × 54, 9 × कितना हो गया 54, 54 लिख के 1 2 3 4 जीरो, 1 2 4 जीरो, 54 लिख के इतना जीरो लगा दो। या तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो ना कि हमें मीटर में, हमें किलोमीटर में उत्तर दिया हुआ है, तो मैं 1000 का भाग कर दूंगा। अगर मैं 1000 का भाग कर दूंगा क्या हो जाएगा, 1000 का अगर मैं भाग कर दूंगा तो कितना हमारा बन जाएगा, ये 3 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो 2 जीरो, 540 किलोमीटर, या इसको मैं कह सकता हूँ 540। और इसमें कितना दिया हुआ 50 54 6, तो सब में एक एक या तो जीरो पढ़ा लो। 540 किलोमीटर और क्षेत्रफल पूछा है तो ये किलोमीटर स्क्वायर में रहेगा। क्षेत्रफल की यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर में होती है। 540 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, ठीक है ना, 540 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा एंड सॉरी सॉरी सॉरी, हमने देखो क्या किया, देखिए 540 नहीं होगा, देखिए 540 नहीं होगा भाई। यहाँ पे देखो क्षेत्रफल हमारा इतना मीटर स्क्वायर में आता है, मीटर स्क्वायर में आता है क्षेत्रफल हमारा, स्क्वायर उस पे यानी कि यूनिट दो रहती है। तो जब भी यूनिट हमारी दो रहती है तो नीचे जब हम लोग भाग करते हैं ना तो 100 गुणे 100 से भाग करेंगे, किससे 100 गुणे 100 से। बात को हमें ध्यान देना पड़ेगा हमेशा, जब भी हम लोग, जैसे अगर मीटर को हमें मीटर को अगर हमें किलोमीटर में बदलना है तो 1000 का भाग देते हैं, लेकिन अगर मीटर स्क्वायर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 गुणे 1000 का भाग देना, समझ रहे हैं, किसका भाग देना पड़ता है तो 1000 गुणे 1000 का। तो 1000 गुणे 1000 का जब हम लोग भाग देंगे तो मतलब हम लोग किसका भाग देंगे, अब देख लो भाई, यहाँ पे पहले इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इतना आपका हुआ था। अब देखिए हमारा क्षेत्रफल दिया है किलोमीटर में, तो मैं क्या करूंगा ना, इसी 5 4 1 4 0 में इसमें 1000 गुणे 1000 का भाग देना, ठीक है ना, क्योंकि ये मीटर किलोमीटर स्क्वायर में था, तो अब ये किस में हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर में, अब ये किस में हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो हमारा 5.4 आना चाहिए उत्तर, या उससे भी कम। 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, एक जीरो इससे, एक जीरो इससे, 100 से भाग दोगे तो 0.54 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 0.54 किलोमीटर, 54 ही होगा लेकिन आपको 0.54 किलोमीटर स्क्वायर जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा उत्तर बनेगा। बात समझ गए, हमारा उत्तर क्या बनेगा, ये चीज बनेगा, क्लियर है ना। आगे बढ़े अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। सवाल नंबर 16 पे, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस वृत्त का अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, भी हमने बताया था। अगर क्षेत्रफल 154 है, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7, 22 बटे कितना 7, और गुणे आर स्क्वायर, की वैल्यू कितना है 154। अब 22 से 154 को आप काटोगे, 22 एक्के और 22 सत्ते 154, आर स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 7 गुणे 7 यानी कि 49। आर स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो गया 49। जब आर बराबर लेंगे तो आप दोनों साइड का वर्गमूल निकालोगे तो क्या आ जाएगा 7, यानी कि रेडियस हमारी कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, क्लियर है, रेडियस हमारी क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। आगे बढ़े अगले सवाल पे, 8 पे घात 25 गुणे 8 पे घात -23 किसके बराबर है। 8 पे घात 25 गुणे 8 पे घात -23, गुणा में घातें हमेशा जुड़ती हैं, गुणा में घातें हमेशा जुड़ती हैं, तो ये क्या हो जाएगा 8 पे घात 25 और -23, यानी कि 8 पे घात कितना हो जाएगा 25 23 गया 2, 8 पे घात 2 का क्या मतलब होता है, तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा 64, क्लियर है, हमारा उत्तर कितना बन जाएगा 64 बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 पे, एक बस दिल्ली से चंडीगढ़ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है,
पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या थी। औसत चाल का सूत्र मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, जो जानते हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं वो जान लें। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है 2ab बटा a प्लस 2 गुणे ए बी बटा ए प्लस बी। ये ए बी क्या है, इसको मैं मानूंगा ए, और दूसरी वाली चाल को मैं मानूंगा, ठीक, इसको ए मानूंगा, इसको बी मानूंगा। अब रख दो मान, कुछ नहीं करना है। 2 गुणे 20 गुणे और कितना है, 2 गुणे 20 गुणे 30 बटा 30 और 20, 30 धन 20 कितना हो जाएगा, 50। ये हो जाएगा। अब देखिए, कटे उसको काटो, एक जीरो, एक जीरो, 5 से 20 कितनी बार में, 4 बार में, 4 दूनी 8 3 24, यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा में था ना, तो यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, में आ रही है। आगे बढ़ जाए अब सवाल नंबर नेक्स्ट पे। सवाल नंबर 19 है, 1 धन 2 धन 3 धन डॉट 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 धन 100 के योग का मान क्या होगा। 1 से लेकर 100 तक संख्याओं को जोड़ना है, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या, 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्या है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल होता है योगफल बराबर n प्लस 1 बटा 2। ये हमारा सूत्र होता है, आप सबको पता होगा, n प्लस 1 बटा 2। n का यहाँ पे n बराबर क्या है, 100 है। 100 तक संख्या है ना 1 से लेके, तो n का मान कितना है हमारा, 100। n का मान क्या है आपका, 100 है। ठीक, n का मान 100 है, आप n के स्थान पे 100 रख दो। 100 गुणे 100 धन 1 101 और बटा क्या हो जाएगा, 2। 2 से 100 काटोगे आप, 50 बार में कटेगा, 50 के 50, 50 शून्य शून्य 5, 50 के, यानी कि 50 50, 5050 हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आज का लास्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 20। एक वर्ग का विकर्ण 40 मीटर है, तो उसकी परिमिति यानी कि परिमाप हमें बताना है। वर्ग का विकर्ण, देखो जैसे ये हमारा सर्कल स्क्वायर है ना, स्क्वायर ये वर्ग है, वर्ग वर्ग की सारी भुजा बराबर होती है, और ये उसका डायगोनल होता है विकर्ण। वर्ग का विकर्ण होता है a अंडर रूट 2 a रूट 2, और यहाँ पे विकर्ण 40 दिया हुआ है, मतलब a रूट 2 ये बराबर कितने के, 40 के। a बराबर आपका क्या हो जाएगा, 20 अंडर रूट 2, 20 अंडर रूट 2, ठीक है ना। अच्छा, आप लोग नहीं समझ पाओगे 20 रूट कैसे 2 हो गया, मैं बता दे रहा हूँ। a बराबर हो जाएगा 40 बटा अंडर रूट 2। ठीक, मैं क्या करूंगा, अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, गुणा कर भी लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमें परिमाप बताना है ना, तो भी निकल जाएगा। ये बराबर क्या आ जाएगा, देखो इस अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 2 हो जाएगा, 2 से 40 20 बार में कट जाएगा, और ये रूट 2 20 गुणे अंडर रूट, यानी कि 20 रूट 2 आ गया। अगर a 20 रूट 2 है तो इसका परिमाप क्या होता है, 4a, तो 4a बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 20 अंडर रूट 2, यानी कि 20 चौके 80, 80 रूट 2 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। सवाल का आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 80 अंडर रूट 2। आप सबको ये बात समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करते रहिएगा, और आप सभी को क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे अपने कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।